हेलो एवरीवन, दिस साइड आनंद एंड आई अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय फॉरेक्स ट्रेडिंग को, जहां मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल भी बेसिक से एडवांस तक सिखाने वाला हूं। लास्ट वीडियो में हमने अपने कोर्स का ओवरव्यू जाना था। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें सिखाने वाला हूं बेसिक से एडवांस के बीच में। जिसमें बहुत सारी टॉपिक्स मैंने कवर की थी और मैंने तो साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बात किया था और आपके मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या है उसके रियलिटी के बारे में बात किया था। तो आज से हम अपना फॉरेक्स का कोर्स स्टार्ट करेंगे। जो मैंने पीछे पढ़ा वो सारे ओवरव्यूज थे। जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज फॉरेक्स। सबसे पहला सवाल है कि फॉरेक्स होता क्या है। फॉरेक्स यानी कि शॉर्ट फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। ये एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है जहां हम करेंसीज की बाइंग और सेलिंग को कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए आपको कोई करेंसी सेल करना है या बाई करना है तो आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर में सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इंडियन मार्केट्स में शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं। शेयर्स के ऑप्शंस होते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी या सारे जो इंडेक्स होते हैं उसके ऑप्शंस होते हैं। उसी तरह फॉरेक्स मार्केट होता है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में ना ही ऑप्शंस होते हैं ना ही फ्यूचर्स होते हैं। यहाँ आप सिंपली लॉट करेंसी पेयर का बाई करते हो और सेल करते हो। यहाँ आपको जो सबसे प्लस पॉइंट होता है वो आपको लेवरेज का होता है। यहाँ आपको लेवरेज मिलता है। फॉरेक्स मार्केट में हम एक करेंसी को दूसरे करेंसी के फॉर्म में एक्सचेंज करते हैं। फॉरेक्स मार्केट जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है, जिसका जो डेली का वॉल्यूम है वो 7 to 8 ट्रिलियंस है। फॉरेक्स मार्केट 24/5 ओपन रहता है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड ट्रेड होते हैं। फॉरेक्स मार्केट में अगर आपको लगता है कि एक करेंसी ऊपर जाएगी तो आप उस करेंसी को बाई करते हैं। अगर आपको लगता है कि वो करेंसी नीचे जाएगी तो आप उस करेंसी को सेल करते हैं। मेन गोल है हमारा प्रॉफिट बनाना। अब वो हम करेंसी पेयर ट्रेडिंग में बाइंग करके करें, सेलिंग करके करें, वो हमारे ऊपर है। अब आपने जान लिया कि फॉरेक्स होता क्या है, फॉरेक्स मार्केट होता क्या है। लेकिन फॉरेक्स ही क्यों? दुनिया में तो अदर भी मार्केट हैं, यूएस के मार्केट है, इंडिया के मार्केट हैं। तो हम फॉरेक्स मार्केट ही क्यों सीख रहे हैं? आपके मन में भी सवाल कभी ना कभी आया होगा। और अगर आपके मन में ये सवाल आज तक नहीं आया तो मैं आपको आज इस सवाल का जवाब दूंगा कि फॉरेक्स मार्केट क्यों। तो सबसे पहला पॉइंट है कि फॉरेक्स मार्केट 24 आवर ओपन होता है और 5 डेज अ वीक। ये हफ्ते में 5 दिन ओपन रहता है और 24 आवर ओपन रहता है। क्रिप्टो की बात नहीं करें, क्रिप्टो 24/7 ओपन होता है। उसमें 1-2 घंटे के लिए जो ब्रोकर होते हैं वो ट्रेडिंग स्टॉप करते हैं, तो उस वजह से वो बंद होता है। हम यहाँ फॉरेक्स की बात कर रहे हैं सिर्फ। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कि आप यहाँ से स्मॉल कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो। फॉरेक्स मार्केट में अगर आपके पास छोटे कैपिटल है तो आप प्रॉप फर्म के साथ जा सकते हो या फिर आपके पास लेवरेज मिलता है उससे आप जा सकते हो। थर्ड पॉइंट है कि हाई लिक्विडिटी। जो इंडियन मार्केट होता है वहाँ लिक्विडिटी कम होती है क्योंकि वो 9:15 से और 3:30 पीएम तक ओपन होता है और वहाँ सिर्फ इंडिया के लोग ही ट्रेड करते हैं। लेकिन जो हमारा फॉरेक्स मार्केट होता है ये वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है, जिस वजह से इसकी जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो आपको ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। फोर्थ पॉइंट होता है कि प्रॉफिट इन बोथ डायरेक्शन। से मान लो कि अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते होगे या कहीं से सुना होगा, तो अगर आपसे मान लीजिए कोई आप ऑप्शन बाई करते हो, वहाँ थीटा डीके का ऑप्शन आता है। मान लीजिए आपने ऑप्शन बाई किया और वो वहाँ से मार्केट ऊपर गया लेकिन धीरे धीरे गया, तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं होगा क्योंकि वहाँ जो ग्रीक होता है, ग्रीक्स के अंदर एक थीटा डीके आता है, वो आपके सारे प्रॉफिट को खा जाता है और वो ऑप्शन सेलर्स के लिए बेनिफिशियल होता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ बाइंग करते हो तो भी प्रॉफिटेबल हो, सेलिंग करते हो तो ही प्रॉफिटेबल हो, आज मार्केट जाए 1 महीने बाद जाए। हाँ, यहाँ स्वैप चार्जेस लगते हैं। स्वैप चार्ज मतलब कि अगर आप ओवरनाइट कोई ट्रेड कैरी करते हो तो जो ब्रोकर होता है वो स्वैप चार्ज लेता है, पर बहुत सारे ब्रोकर होते हैं जो स्वैप चार्जेस नहीं लेते हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि लेवरेज मिलता है। आप 1,000 रुपये से 1 लाख तक के पोजीशन बना सकते हो। लेकिन अगर आप यही इंडियन मार्केट में हो तो आपको 1,000 से 1 लाख का पोजीशन कभी नहीं बना सकते हो। अगर कोई ब्रोकर आपको लेवरेज प्रोवाइड भी करता है तो वो इंट्राडे के लिए करता है या फिर आपसे वो कुछ चार्ज लेता है परसेंटेज, मंथली 1% या 1.5%। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में आपको लेवरेज या कोई भी चार्ज नहीं देना है। ब्रोकर आपको अपनी तरफ से लेवरेज प्रोवाइड करता है, जिस वजह से आप छोटे कैपिटल से बड़ा ट्रेडिंग कर सकते हो और बड़ा प्रॉफिट भी बना सकते हो। लेकिन ये एक डुअल एज स्वॉर्ड है। जिसे मान लो अगर आपको लेवरेज मिल रहा है, अगर आपको लेवरेज अच्छे से यूज करना है तब तो आप अच्छे प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन अगर आपको लेवरेज अच्छे से यूज करना नहीं है तो जो आपका बचा हुआ कैपिटल है वो भी जीरो हो सकता है। और जो आखिरी पॉइंट होता है ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। जैसे मान लो कि बहुत लोग होते हैं जिसके पास टाइम नहीं है
यहाँ पर आपके पास फॉरेक्स कभी भी कर सकते हैं क्योंकि फॉरेक्स 24/5 ओपन होता है और यहाँ वर्ल्ड वाइड के लोग ट्रेड करते हैं, तो आपके पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी रहती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम फॉरेक्स मार्केट क्यों चूज करें या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग हमको क्यों करनी चाहिए एज कम्पेयर टू अदर ट्रेडिंग। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो करेंसी पे। अब आपको पता है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम जो करेंसी के पेयर होते हैं वो ट्रेड करते हैं। तो जो भी करेंसी के पेयर करते हैं हम सिंगल करेंसी को कभी ट्रेड नहीं करते। जैसे मान लीजिए आपके पास यूरो हो गया, जापानीज हो गया, डॉलर्स हो गया, आईएनआर, आप सिंगल करेंसी को ट्रेड नहीं कर सकते। जब भी आप करेंसी को ट्रेड करोगे वो दो करेंसी के कॉम्बिनेशन को ही आप ट्रेड करोगे और उसी को हम करेंसी पेयर ट्रेडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ करेंसी पेयर्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि यूरो है। यूरो यहाँ पर हमारा बेस करेंसी है। जो भी फर्स्ट करेंसी होता है उसको हम बेस करेंसी कहते हैं और जो लास्ट करेंसी होता है उसको हम कोट करेंसी कहते हैं। यहाँ पर ये जो सारी चीजें CHF, AUD, GBP, CAD, NZD, ये हमारा बेस करेंसी हो गया। उसी तरह जो जो ये उसके बाद जो हमारा सेकंड करेंसी है उसको हम कोट करेंसी कहते हैं। इसी तरह GBP में है, CAP में है, CAD में, NZD, ये सारे करेंसी पे जो जितने फर्स्ट आते हैं वो हमारा बेस करेंसी होते हैं, जितने लास्ट आते हैं वो हमारा कोट करेंसी होते हैं। अब जो हम ट्रेड करते हैं हमेशा हम बेस करेंसी ट्रेड करते हैं। जैसे मान लो कि अभी मैं एग्जांपल लेता हूं URGBP का, URGBP। अगर आपको लग रहा है कि UR ऊपर जाने वाला है GBP करेंसी के कंपैरिजन में, तो आप URGBP के करेंसी पेयर को आप बाई करोगे। हमेशा हम एक चीज को बाई करते हैं दूसरे के अगेंस्ट में। जैसे अगर आप यहाँ यूआर बाई करो तो यहाँ GBP आप सेल कर रहे हो, आपको लगता है कि ये करेंसी जो यूआर है ये करेंसी ऊपर जाएगी तो आप यूआर GBP करेंसी पेयर को बाई करोगे। और अगर आपको लगता है कि यूआर नीचे जाएगी GBP के अगेंस्ट में तो आप इस करेंसी पेयर को सेल करोगे। इसी प्रोसेस को हम करेंसी पेयर ट्रेडिंग करते हैं और हम करेंसी पेयर में ऐसा ही ट्रेड करते हैं। उसी तरह URUSD है। मान लीजिए आपके पास कंफ्यूजन होगा कि URGBP और URUSD, को लग रहा है कि UR ऊपर जाने वाला होगा तो हम URGBP भी बाई करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, URUSD भी जाएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, पर ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि आप जो भी बाई या सेल करोगे वो कोट करेंसी के अगेंस्ट में करोगे। अगर आपको लगता है कि UR ऊपर जाने वाला है USD के अगेंस्ट में, US डॉलर के अगेंस्ट में, तो आप URUSD बाई करोगे। अगर आपको लगता है कि यूआर नीचे जाने वाला है यूएस डॉलर के अगेंस्ट में तो आप उसको सेल करोगे। यहाँ पर दोनों में अंतर है क्योंकि यहाँ पर हम जीबीपी के अगेंस्ट में यहाँ पर हम बाय या सेल करेंगे, यहाँ पर हम डॉलर के अगेंस्ट में बाय या सेल करेंगे। तो चीजें समझ में आ रही है कि मतलब हम जो हमारा बेस करेंसी होता है उसी करेंसी को हम बाई और सेल करते हैं, लेकिन जो हमारा कोट करेंसी होता है उसके अगेंस्ट में। इसी तरह बहुत सारे करेंसी पेयर्स होते हैं, इसमें यूएसडी का उतना एग्जांपल है, यूआर यूएसडी, एक्सए यूएसडी, बीटीसी यूएसडी। बीटीसी यूएसडी करेंसी पेयर नहीं है, एक्सए यूएसडी भी करेंसी पेयर नहीं है। ये सारे क्रॉस करेंसी पेयर्स हैं। पेयर्स होते हैं, ये करेंसी पेयर्स भी तीन टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मेजर करेंसी पेयर्स, एक होते हैं माइनर करेंसी पेयर्स और एक होते हैं एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स। मेजर करेंसी पेयर्स वो पेयर्स होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है और सबसे ज्यादा वही पेयर्स ट्रेड होते हैं। मेजर करेंसी पेयर्स में हमेशा यूएसडी ऐड होता है, हमेशा मेजर करेंसी पेयर्स में यूएसडी होता है। इसके कुछ एग्जांपल है जैसे कि यूरो यूएसडी, जेबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएडी। ये करेंसी पेयर्स को मेजर करेंसी पेयर्स करते हैं और सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं और जो इसके ट्रांजेक्शनल कॉस्ट होते हैं वो बहुत बेयर मिनिमम होते हैं। अब जो सेकंड पेयर आते हैं वो आते हैं माइनर करेंसी पेयर। माइनर करेंसी पेयर्स में यूएसडी होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं जैसे ईयूआर, जीबीपी, जेपीवाई। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि CHF, JPY, GBP, AUD, GP, CHF, ये सारे के सारे माइनर पेयर्स में आते हैं। ये जितने करेंसी पेयर्स होते हैं ये सारे के सारे माइनर पेयर्स में आते हैं। इसमें जो ट्रेडिंग होती है वो मेजर करेंसी पेयर्स के अकॉर्डिंग में कम होती है और इसकी जो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट होती है वो थोड़ा सा हाई होती है मेजर पेयर्स के हिसाब से। अब जो हमारा थर्ड करेंसी पेयर आता है वो हमारा एक्जोटिक करेंसी पेयर्स आता है। इच करेंसी पेयर्स में एक
मेजर करेंसी को हम एक स्मॉलर या फिर डेवलपिंग कंट्री के साथ ऐड करते हैं और इसके एग्जांपल्स हैं यूएसडी आईएनआर, यूएसडी टीआरवाई। ये हमारा एक्सोटिक करेंसी पेयर्स होता है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के करेंसी पेयर्स होते हैं, मेजर करेंसी पेयर्स, माइनर करेंसी पेयर्स और एक्सोटिक करेंसी पेयर। जो एक्सोटिक करेंसी पेयर्स होते हैं उसमें ट्रेडिंग ना के बराबर होती है और सिक्योरिटी एकदम ना के बराबर होती है कि जो स्प्रेड्स हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। सबसे अधिक जो ट्रेडिंग होती है वो मेजर करेंसी पेयर्स में होती है, उसके बाद माइनर करेंसी पेयर्स में होती है और जो एक्सोटिक करेंसी पेयर है उसमें ट्रेडिंग ना के बराबर होती है। तो अभी तक हमने इस लेक्चर में जाना कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के करेंसीज पेयर्स होते हैं, किसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, किसमें लिक्विडिटी कम होती है, कौन से करेंसी पेयर से हम ट्रेड कर सकते हैं, कौन से करेंसी पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो चलिए चलते हैं हमारे आगे के टॉपिक पर। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिड आस्क और स्प्रेड। आइए इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि बिड आस्क और स्प्रेड होता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि बिड प्राइस, द बिड इज द प्राइस एट विच द मार्केट और ब्रोकर विल बाई अ करेंसी फ्रॉम यू। बिड होता क्या है इसको हम एक बेसिक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आलू है और वो आलू आप 50 रुपये किलो बाजार में बेच रहे हो, पर मेरे को वो आलू 40 रुपये किलो चाहिए। तो जो प्राइस मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ वो हमारा प्राइस को हम बिड प्राइस कहते हैं, क्योंकि हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप मुझे उतने का दो। इस प्राइस को हम बिड प्राइस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे हमारे पास यूरो यूएसडी है और उसका बिड है 16293, तो हम इस यूरो यूएसडी के पेयर को 16293 के फॉर्म में बेच सकते हैं। अब आ जाते हैं हम आस्क प्राइस। आस्क प्राइस होता क्या है? आस्क प्राइस इज द प्राइस एट विच द मार्केट और ब्रोकर विल सेल अ करेंसी टू यू। हमने तो अब 40 रुपये पर वो आलू का रेट लगा दिया, लेकिन आप वो आलू मुझे 50 पर बेचने को तैयार है। तो जो प्राइस पर आप मुझे बेचने को तैयार हो उस प्राइस को हम आस्क प्राइस कहते हैं। क्योंकि आपने बोला कि मैं उस प्राइस से बेचूंगा, मैंने बोला कि नहीं मैं इस प्राइस पर लूंगा, तो जो आपका प्राइस हो गया वो आस्क प्राइस हो गया, जो मैंने प्राइस दिया है वो बिड प्राइस हो गया। अब हमारे और आपके प्राइस के बीच में अगर हम लोग का बनता है तो हम लोग एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। मान लीजिए मैंने आपको पैसा दिया, आपने मुझे सामान दिए, तो अगर हमारा बनता है तो हम खरीदेंगे, अगर हमारा नहीं बनता है तो हम नहीं खरीदेंगे। और इसी बीच के डिफरेंस को हम स्प्रेड कहते हैं। आस्क प्राइस और बिड प्राइस के बीच के डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। आप 50 रुपये पर बेच रहे हो, मैं 40 रुपये पर मांग रहा हूँ, तो हमारा और आपके बीच का जो स्प्रेड हो गया, स्प्रेड यानी कि डिफरेंस, वो हमारा 10 रुपये का हो गया। उसी को हम सिंपल लैंग्वेज में स्प्रेड कहते हैं। तो हमने समझ लिया कि आस्क क्या होता है, बिड क्या होता है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। आलू को एग्जांपल से तो हमने समझ लिया। अब एक बार हम जरा करेंसी पेयर का एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास यूरो यूएसडी है जिसका बिड है 1.16293 और जो आस्क प्राइस है ये 1.16295। सामने वाला हमको 1.16295 में ये चीज़ बेच रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ 1.16293 के प्राइस में मिले, ये यूरो यूएसडी का पेयर। तो हम इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। स्प्रेड का फॉर्मूला होता है वो हमेशा आस्क प्राइस माइनस बिड प्राइस होता है। सामने वाला कितने रुपए पर देने को तैयार है और हम कितने रुपए पर लेने को तैयार है, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है उससे हम स्प्रेड निकालते हैं। अब हम यहाँ पर यूरो यूएसडी का स्प्रेड निकालेंगे। अब यहाँ पर 1.16295 माइनस 1.16293, तो जो हमारा स्प्रेड हो गया 0.00002 हो गया, यानी कि 0.2 पिप्स। यूरो यूएसडी का जब भी हम स्प्रेड निकालते हैं जो पिप्स हम कैलकुलेट करते हैं वो 3 डिजिट के बाद कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा डेसिमल हो गया, डेसिमल ये हमारा फर्स्ट डिजिट हो गया, सेकंड डिजिट हो गया, ये थर्ड डिजिट हो गया, और जो हमारा 4 डिजिट है तो 0.2 का हमारा स्प्रेड हो गया, क्योंकि उसके बाद में हमारे पास 2 बच रहे हैं, तो 0.2 का मैं उसी तरह एक और हमारे पास एग्जांपल है यूरो यूएसडी का, जिसका 1.1053 आज का प्राइस है, 1.1051 इसका बिड प्राइस है। तो हम जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा 0.0002 स्प्रेड आएगा। अब स्प्रेड में हमने 1 2 3 डिजिट हमने हटा दिया, तो लास्ट का जो डिजिट है 2, इसका जो हमारा स्प्रेड होगा ये हमारा 2 पिप्स का स्प्रेड होगा। पिप्स के बारे में हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे कि पिप्स होता क्या।
तो आपको आस्क, बिड और स्प्रेड के बारे में तो पता चल गया होगा कि आस्क प्राइस किसको कहते हैं, बिड प्राइस किसको कहते हैं और दोनों के बीच का स्प्रेड कैसे निकालें। देखो ये सारी चीज़ें बेसिक है, ये आपको बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन यही सारी चीज़ें एट द एंड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, क्योंकि आपको अपना रिस्क मेजर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पिप्स आपको आना चाहिए कि पिप्स कितना होगा। पिप्स आने के लिए आपको स्प्रेड आना चाहिए कि स्प्रेड कैसे निकालते हैं। स्प्रेड के लिए आपको बिड प्राइस आना होना चाहिए, आस्क प्राइस आना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटे-छोटे टॉपिक है, लेकिन आप एकदम क्लियर और दिमाग खोल के ये चीज़ पढ़ो और अपने साथ एक कॉपी पेन ज़रूर रखो, ताकि जो भी डाउट्स हो वो आप मुझसे पूछ सको बाद में। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी मैं पिप्स की बात ही कर रहा था और अगला टॉपिक पिप्स का आ गया। पिप्स होता क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्राइस मूवमेंट इन अ करेंसी पेयर। किसी करेंसी पेयर में मूवमेंट हो रहा है तो उसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम लोग पिप्स कहते हैं। जैसे 1000 रुपये है, 1000 का सबसे छोटा यूनिट अभी क्या होता है? 1 रुपये होगा, क्योंकि पैसे तो चल नहीं रहे। तो उस 1 रुपये को हम पिप्स कहते हैं। सिंपल भाषा में मैं आपको बताया हूँ कि पिप्स किसको कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन लास्ट डिजिट ऑफ ऑल द करेंसी पेयर इज नोन एज पिप्स। जो लास्ट के डिजिट होते हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग पिप्स कहते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास यूरो यूएसडी का एक यहाँ पर एग्जांपल है। इसका जो प्राइस है 1.2345, तो जो इसका जो लास्ट है, जो लास्ट वर्ड है 5, ये इसका पिप्स है। उसी तरह डिफरेंट टाइप के एसेट्स हैं और उस एसेट्स के पिप साइज है और उसके एग्जाम्पल में चेंज है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर के जो जो पिप्स हम कैलकुलेट करते हैं वो पॉइंट के 3 डिजिट के बाद ही हम करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो होता है वो 0.0001 से ही हम पिप्स कैलकुलेट करते हैं। यूएसडी, जापानीज और यूरो जापानीज है, तो उसके हम पॉइंट के 2 डिजिट के बाद ही हम उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा जीबीपी, सीएचएफ, एयूडी, एनजेडी पॉइंट के 3 डिजिट के बाद हम करते हैं। चलो गोल्ड के एग्जांपल तुमको समझाता हूँ। जैसे गोल्ड का प्राइस 184.550 है। गोल्ड का प्राइस 1850.51 चला गया, 50 से 51 चला गया, तो इस पॉइंट से हम माइनस करेंगे तो इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 0.01 होगा। तो ये जो हमारा जो 0.01 होता है ये हमारा एक पिप्स हो गया, इसको हम एक पिप कहते हैं। उसी तरह यूरो यूएसडी के एग्जांपल देखते हैं। यूरो यूएसडी में 1.162 और 1.163। अब इसके और इसके बीच का डिफरेंस है 0.0001, लेकिन इसको भी हम 1 पीप ही कहेंगे। आप बोलोगे कि गोल्ड का 0.01 है, इसको भी आप 1 पीप कह रहे हो और इसको भी आप 1 पीप कह रहे हो। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। ये करेंसी पेयर्स का है, मैक्सिमम नंबर पे 0.0001 के बाद ही को ही हम एक पिप कहते हैं। लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे गोल्ड का, सिल्वर का, इंडाइसेस का, बीटीसी का, इन सब का अलग-अलग। अब जैसे मान लो कि आप इंडाइसेस में यूएस 30 का देखोगे, तो यहाँ पे अगर इसका 35,000 प्राइस है और ये 35,001 चला गया, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया है 1.0 का, ये 1.0 के डिफरेंस को भी हम 1 पिप ही कहेंगे। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में डालनी पड़ेगी, कौन से एसेट का पिप्स हम कैसे निकालते हैं। पिप्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो पिप की वैल्यू हम निकालते हैं। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले फाइंड आउट होता है 1 पिप, 1 पिप इंटू जो लॉट साइज होता है। जो भी हम करेंसी पेयर है उसका जो लॉट साइज होता है उसको हम 1 पिप से मल्टीप्लाई करते हैं और उस करेंसी पेयर का जो एक्सचेंज का रेट होता है उससे हम अपनी पिप की वैल्यू निकालते हैं। समझ में आया? अभी मैं आगे एग्जांपल देके आपको बताऊंगा कि पिप्स कैसे निकाला जाता है। तो हमने बिड पढ़ लिया, आस्क पढ़ लिया और स्प्रेड पढ़ लिया। स्प्रेड के बाद हमने पिप्स पढ़ लिया। अब पिप्स के बाद अब हम आ जाते हैं लॉट साइज पे कि लॉट साइज होता क्या है। जैसे मान लो कोई चीज़ खरीदते हो तो आप 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो खरीदते हो। उसी तरह हम करेंसी पेयर्स में या फिर गोल्ड में या फिर बिटकॉइन जब हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे एक फिक्स लॉट साइज होती है, उसको हम ट्रेड करते हैं। अब लॉट साइज होता क्या है? लॉट साइज इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द बेस करेंसी यू आर ट्रेडिंग फॉर। साइज हमको ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट हम उस करेंसी के ट्रेड करते हैं। सिंपल भाषा में समझे तो लॉट साइज को हम ऐसे कह सकते हैं कि इट इज द साइज ऑफ योर ट्रेड,
कितने लॉट का ट्रेड लिया, 0.01 लॉट का लिया, 0.1 लॉट का लिया या 1 लॉट का लिया है, वो आपके ट्रेड को डिफाइन करता है लॉट साइज। लॉट साइज से हमको ट्रेड डिफाइन करने में ईजी हो जाता है। 1 लाख यूनिट ऑफ करेंसीज अगर हमारे पास हैं तो उसको हम लोग एक लॉट कहते हैं। एक लॉट मतलब कि एक स्टैंडर्ड लॉट। एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर जो हमारे पास यूनिट होते हैं वो 1 लाख करेंसीज होते हैं। 1 लाख यूनिट ऑफ करेंसीज को हम एक लॉट कहते हैं। उसी तरह अगर हमारे पास 10,000 यूनिट ऑफ करेंसी आता है तो हम उसको 0.1 लॉट कहते हैं। 1,000 यूनिट ऑफ करेंसी अगर हमारे पास आता है तो हम उसको 0.01 लॉट कहते हैं। जो हमारे पास 1 लाख यूनिट करेंसी होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड लॉट करते हैं। जो हमारे पास 10,000 यूनिट ऑफ करेंसी होता है उसको हम लोग मिनी लॉट कहते हैं। उसको हम लोग माइक्रो लॉट कहते हैं। और जो सबसे आखिरी में आता है वो हमारा नैनो लॉट होता है जिसमें सिर्फ 100 यूनिट ऑफ करेंसी होती है। एग्जाम्पल से मैं तुमको समझाता हूँ। मान लो कि ये 10 किलो है, ये 1 किलो है, ये 100 ग्राम है और ये 10 ग्राम है। समझ में आया? 10 किलो की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, 1 किलो की वैल्यू होगी उसको कम होगी, 100 ग्राम की वैल्यू होगी और कम होगी, तो सबसे कम होगी वो 10 ग्राम की होगी। उसी तरह हम लोग फॉरेक्स में लॉट साइज को डिफाइन किए हैं और एक अलग अलग नाम दिए, जैसे स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट और नैनो लॉट। एक पिप के मूवमेंट पर कितने डॉलर का आपको प्रॉफिट होगा ये हम बताते हैं। एक स्टैंडर्ड लॉट अगर आप बाई करते हो और अगर एक पिप की मूवमेंट आती है तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा। 10 पिप्स की मूवमेंट आती है तो आपको $100 का प्रॉफिट होगा। 100 पिप्स की मूवमेंट आती है तो आपको $1000 का प्रॉफिट होगा। उसी तरह अगर आप मिनी लॉट बाई करते हो यानी कि 10,000 यूनिट यानी कि वॉल्यूम में 0.1 लॉट, सिंपल भाषा में कहें तो 0.1 लॉट अगर आप कोई चीज़ बाई करते हो और एक पिप की मूवमेंट आती है तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा। उसी तरह अगर आप माइक्रो लॉट बाई करते हो यानी कि 0.01 बाई करते हो तो एक पिप के मूवमेंट पर $0.1 का प्रॉफिट होगा। उसके बाद अगर आप नैनो लॉट बाई करते हो 0.001, तो अगर एक पिप की मूवमेंट आती है तो $0.01 का आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको समझ में आ गया कि पिप्स कितना वैल्यूएबल है। अगर आप पिप्स नहीं सीखते हो तो आप आगे चल के बहुत आपको दिक्कत होगा। ये मैंने पीछे बताया था पिप्स। पिप्स सीखने के लिए आपको स्प्रेड सीखना पड़ेगा। स्प्रेड सीखने के लिए पहले आपको आस्क और बिड सीखना पड़ेगा। और जब ये चीज़ें सीख गया तो देख रहे होगे कि पिप की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो पिप निकालने आता ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितना प्रॉफिट करोगे या फिर कितना लॉस करोगे। तो मैं जो भी चीज़ बोलता हूँ आप लोग के लिए ही बोलता हूँ ताकि आप लोग सीखो और एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। क्योंकि मार्केट में मैंने भी बहुत सारे लॉसेस किए हैं और मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था कि पिप्स क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है। मैं तो स्टार्टिंग में अंधा ही घुस गया था मार्केट में कि मुझे पैसे बनाने हैं। मैं फिर इन्फ्लुएंसर का देखता था इंस्टाग्राम पर, ये है वो है बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब मैं धीरे-धीरे उसमें घुसा, जब मैंने अपना टाइम दिया उसमें लाइव मार्केट में, मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, सीखा। दिन-दिन भर आता था तो मैं चार्ट पे बैठता था। मैं लिटरली बताऊँ मैं 12 से 14 घंटे तक चार्ट पर देता था। पहले मैं इंडियन मार्केट भी करता था, अब मैं फॉरेक्स की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया हूँ। तो सुबह जो 9 से साढ़े 3 बैठना था वो अलग बैठना था, फिर उसके बाद 5 बजे सेशन हो जाता था जिसमें ज़्यादा लिक्विडिटी है तो वहाँ से फिर मैं 10 बजे 11 बजे तक बैठता था। तो मेरा टाइम शेड्यूल एकदम बिगड़ गया था। लेकिन उस मार्केट में टाइम देने के बाद मुझे चीज़ें धीरे-धीरे पता चली कि क्या होता है चीज़ें। तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ तो मैं कुछ एक्सपीरियंस के साथ ही आपको समझा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ। मैं ये बस यही कहूँगा आप अच्छे से पढ़ो, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो हमने देख लिया कि लॉट साइज़ क्या होता है। लॉट साइज़ के बाद अब हम आ जाते हैं लेवरेज पर। लेवरेज एक डुअल एज स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार है। अगर आपने इसका अच्छे से यूज़ किया तो ये आपको राजा बना देगी। लेकिन अगर आपने इसका थोड़ा भी गलत उपयोग किया तो आपको ये मार डालेगी। लेवरेज इज ए डबल एज स्वॉर्ड। इट कैन मल्टीप्लाई योर प्रॉफिट एंड इट कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई योर लॉसेस। सही से यूज करोगे तो आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगी, थोड़ा भी गलत यूज किया तो आपका अकाउंट वाइप आउट कर देगी। ये एक एक्स्ट्रा मनी होता है जो आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप छोटे कैपिटल से बड़े ट्रेड्स ओपन कर सको। इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे इंडियन मार्केट में आप एक्स्ट्रा चार्ज देते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप छोटा कैपिटल लो, उसमें 1:50 या 1:100 या 1:200 का लेवरेज लो और इजीली एक प्रॉपर लॉट साइज से ट्रेड करो। बहुत सारे ब्रोकर 1:2000x तक का आपको लेवरेज देते हैं, लेकिन मैंने सजेस्ट करता हूँ कि उतना आपको लेवरेज लेना चाहिए।
जैसे एक एग्जांपल दिया, आपके पास $100 है और आपके पास 1:100 का लेवरेज है, तो आप $10,000 के फंड इतना ट्रेड ले सकते हो। सोचो लेवरेज का क्या पावर है। सिर्फ $100 है आपके पास और आप $10,000 का आप एक पोजीशन मार्केट में ओपन कर सकते हो। क्या खूबसूरती है फॉरेक्स मार्केट की। ₹100 लगा के 10,000 का पोजीशन क्लोज कर रहे हो, ब्रोकर को ₹1 नहीं दे रहे हो। इससे अच्छा क्या चाहिए आपको? बताओ। जो प्रॉप फर्म होते हैं वो जनरली 1:30 या 1:50 का लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। एक होता है कि आप अपने ब्रोकर में पैसे डाल के ट्रेड करते हैं। एक होता है कि अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, आपके पास नॉलेज है, स्किल है, राइट स्ट्रेटजी है, तो आप प्रॉप फर्म के साथ जाते हो। प्रॉप फर्म होता है कि मान लो कुछ पैसा आपसे लेगा, एक आपको डेमो अकाउंट देगा स्टार्टिंग में। उस डेमो अकाउंट पर आपको 6 से 8% का प्रॉफिट बनाना होगा। अब तो फ्यूचर्स प्रॉप फर्म भी आ गए, लेकिन मैं 2 स्टेप का एग्जांपल देता हूँ। 2 स्टेप आपके लिए सही रहेगा क्योंकि आपको एक कंसिस्टेंसी आपकी बन जाएगी। तो 2 स्टेप में फर्स्ट फेज़ में आपको 8% का प्रॉफिट करना पड़ता है, सेकंड फेज़ में आपको 6% का प्रॉफिट करना है। अगर आप वो प्रॉफिट कर लेते हो, उसके बाद वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेशन आ जाता है, तो जो वो डेमो अकाउंट है वो आपको रियल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको 80% तक का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। तो आप प्रॉप फर्म के साथ भी जा सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा। लेवरेज आपको क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं पोजीशन साइजिंग पर। पोजीशन साइजिंग ये हमको बताता है कि हमारा ट्रेड कितना बड़ा हो सकता है। इससे ये पता चलता है कि हमको कितना अमाउंट अपने एक पोजीशन में, एक ट्रेड में रिस्क करना है और कितना प्रॉफिट हमको टारगेट करना है। पोजीशन साइजिंग इसलिए होता है कि आपका जो रिस्क है वो रिस्क को कैलकुलेट करे और जो आपका लॉसेज है वो पर ट्रेड पता चले आपको कि आपका हर ट्रेड में कितने लॉसेज हो रहे हैं, कितने परसेंट का आप लॉस लेना चाह रहे हो। $1000 का अकाउंट है तो आप एक ट्रेड में $100 का रिस्क लेना चाह रहे हो या $200 का या $500 का, तो उसके लिए हमारा पोजीशन साइजिंग काम आता है। तो मैंने आपको बताया था कि पिप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। पिप्स वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा करेंसी पेयर होगा उस करेंसी पेयर्स का हम एक पिप ले लेंगे। एक पिप यहाँ मान लो कि यूरो यूएसडी का है तो 0.0001 इंटू जितना लॉट्स है, हम एक स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं। एक स्टैंडर्ड लॉट मतलब कि 1,00,000 क्वांटिटी, 1,00,000 क्वांटिटी यूरो यूएसडी को। उसके बाद जो एक्सचेंज रेट है, जो हमारा करेंसी पेयर है, उस करेंसी पेयर का हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो हम यहाँ डालेंगे। यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज भी मैंने आपको समझाया है कि फॉर्मूला टू फाइंड करेक्ट लॉट साइज। सबसे पहले आप रिस्क डिफाइन करो अपने अकाउंट का। $1000 का अकाउंट है, रिस्क कितना लेना है? 1%, 1 से 2%। बहुत ज़्यादा मन करा तो 2% लो, उससे अधिक रिस्क नहीं लोगे। आप अपना 1 से 2% अपना रिस्क डिफाइन कर लिए। फिर कैलकुलेट रिस्क इन डॉलर, अकाउंट बैलेंस इनटू रिस्क परसेंट। रिस्क परसेंट मतलब कितना आपको रिस्क लेना है। उसके बाद नो योर स्टॉप लॉस इन पिप्स, जो स्टॉप लॉस है वो पिप्स में मेजर करना पड़ेगा। उसके बाद नो पिप वैल्यू पर लॉट पे एक पिप्स की वैल्यू क्या होगी वो आपको जानना है। उसके बाद आप सीधे फॉर्मूला पर डाल दो। फॉर्मूला ये यहाँ पर मैंने दे दिया है। चलो एक लाइव एग्जांपल से समझा देता हूँ कि आप लॉट साइज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले मान लो कि आप एक स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड कर रहे हो यूरो यूएसडी का, जिसका एक्सचेंज रेट है 1.1600। एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब कि 1,00,000 यूनिट आप उस करेंसी पेयर का ट्रेड कर रहे हो। उस 1,00,000 यूनिट को हम एक स्टैंडर्ड लॉट कहते हैं। अब सबसे पहले हम पिप्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो यूरो यूएसडी का पिप का वैल्यू वो 0.001 है। उसके बाद जो हमारा लॉट साइज है वो हमारा 1,00,000 है। जो हमारा एक्सचेंज का करेंसी रेट है वो हमारा 1.1600 है। तो हमको $8.62 पर पिप आ गया। मतलब कि अगर हम एक स्टैंडर्ड लॉट यूरो यूएसडी का बाई करते हैं और एक पिप्स की मूवमेंट आती है तो हमको जो प्रॉफिट होगा वो एक पिप्स पर $8.62 का प्रॉफिट होगा। समझ में आया? उसके बाद आपको तो ये पता चल गया कि एक पिप के मूवमेंट पर कितना हमको प्रॉफिट होगा या हमको कितना लॉस होगा। हमेशा प्रॉफिट की बात नहीं करते हैं, कभी लॉस की बात करते हैं। तो अब आपके पास $1,000 का अकाउंट है और आप सिर्फ उस पर 2% रिस्क करना चाहते हो। 2% यानी कि $20 का आप रिस्क करना चाहते हो कैपिटल, और आपका एसएल है 10 पिप्स का। से मान लो कि आपने यहाँ कुछ किया तो ये हमारा एसएल हो गया, ये हमारा टारगेट होगा। तो जो हमारा 10 पिप्स का एसएल है और 20 पिप्स का हमारा
तो हमारा 10 पिप्स का एसएल हो गया और हमारा 20 पिप्स का टारगेट हो गया। ये जो 10 पिप्स का एसएल है, वो आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर जब आप पोजीशन बनाओगे, वो वहाँ जाके आपको चेक करना पड़ेगा, कितना हमारा स्टॉप लॉस है, कितना हमारा टारगेट है। वहाँ पर टूल आता है, जिससे आप मेजर कर सकते हो। जब आप लॉन्ग की पोजीशन लेते हो, आप शॉर्ट की पोजीशन लेते हो, तो ऑटोमेटिक बन के आ जाता है एक ऐसा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो एसएल रख रहे हो, वो कितने पिप्स का है। तो मान लीजिए कि 10 पिप्स का आपने एसएल रखा और $20 आप रिस्क करना चाहते हो। जो लॉट साइज या फिर पोजीशन साइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, वो कितना अमाउंट हम रिस्क करना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय कितना हमारा स्टॉप लॉस है और हमारा पिप्स की वैल्यू। तो जो हमारा पोजीशन साइज होगा, ये हमारा अमाउंट टू रिस्क है, $20 हम रिस्क करना चाहते हैं। ये हमारा अमाउंट टू रिस्क है। स्टॉप लॉस हमारा 10 है। जो हमारा पिप्स का वैल्यू ये हमने निकाल लिया, 8.62 का हमारा पिप्स का वैल्यू है। के बाद कैलकुलेशन करके जो आया, वो हमारा आया 0.23 स्टैंडर्ड लॉट। तो अगर हमारे पास $1000 का अकाउंट है, 10 पिप्स का अगर हमारे पास एसएल है और हम $20 का ही रिस्क लेना चाहते हैं, तो जो हम अकाउंट ट्रेड करेंगे वो 0.23 लॉट से यूरो यूएसडी का ट्रेड लेंगे। इनकेस मान लो कि अगर ये आपका 20 हो जाता है, 20 पिप्स हो जाता है और आपका ये 20 की जगह 40 हो जाता है, तो जो आपका लॉट साइज होगा, वो भी लॉट साइज भी आपका सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पिप्स भी बढ़ रहा है और आपका ये हमारा ये भी बढ़ा है। लेकिन अगर ये 10 की जगह 20 पिप्स हो गया, तो वो $20 है, तो इसका आपको हाफ बाई या फिर सेल करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि मतलब चीज़ें कैसे क्या निकालते हैं। सबसे पहले हम पिप्स की वैल्यू निकालते हैं। पिप्स की वैल्यू मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी। मैक्सिमम करेंसी पेयर्स का पिप वैल्यू होता है 0.0001। उसका एक स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है, मार्केट में रेट चल रहा होगा, उसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं, तो करेंसी पेयर का। फिर उसके बाद हम निकालेंगे कि एक पिप के मूवमेंट पर कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। उसके बाद हम सिंपली इस फॉर्मूले पर रख देंगे और आपको पता चल जाएगा कि आप लॉट साइज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने सीख लिया कि हम लोग पोजीशन साइजिंग का कैसे यूज करते हैं। पोजीशन साइजिंग निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आपको होमवर्क में क्या क्या पढ़ना है, अब आप उसको लिख लो, मैं बताता हूँ क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको जाना है और करेंसी पेयर के बारे में सारी चीज़ें आपको देखनी है। मैंने आपको जो-जो पढ़ा है उसके बाद भी आप देखना है कितने टाइप के करेंसी पेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, उसका आपको मेजर करेंसी पेयर्स, माइनर करेंसी पेयर और एक्सोटिक करेंसी पेयर्स का आपको चार्ट देखना है। उस चार्ट में के अंदर जो आस्क और बिड का डिफरेंस है, आस्क, बिड और स्प्रेड का डिफरेंस है, वो आपको देखना है। जब तक आप लाइव एनालिसिस या एग्जांपल नहीं देखोगे, तब तक आप नहीं समझ पाओगे, मैं आपको कितना भी समझा दूँ। तो बिड, आस्क और स्प्रेड आपको समझना है। बिड, आस्क और स्प्रेड अगर आप समझ जाओगे, फिर उसके बाद आपको पिप्स समझना है। आपको 5-6 करेंसी पेयर्स का पिप्स निकालना है। कुछ दिक्कत होगा तो मैं तो हूँ ही, लेकिन आपको पहले निकालना है। फिर आ जाते हैं पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग आपको एक बार ज़रूर देखना है। आप जब आस्क, बिड और स्प्रेड पढ़ लोगे, फिर पिप्स निकालना जान जाओगे, तो 5-6 करेंसी पेयर्स, गोल्ड भी लेना है, बिटकॉइन भी लेना है, इथेरियम भी लेना है। नॉर्मली ऐसे ही कैजुअल ट्रेड लेना है, उसमें कुछ अपना ऐसा लगना, कुछ अपना उसमें आप टारगेट रखना। फिर आप पोजीशन साइज कैलकुलेट करना कि अगर मुझे ये ट्रेड लेना है, इस ट्रेड में लेने के लिए जो मेरा अमाउंट है, वो इतना अमाउंट है और मैं इतना पैसे उस पर रिस्क कर सकता हूँ, तो हम अपने लॉट से जाऊँगा। देखो लॉट साइज़ हमेशा वैरी करता है, अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता है, तो जो आपका लॉट साइज़ होता है, वो छोटा हो जाएगा। स्टॉप लॉस अगर आपका छोटा होता है, तो आपका जो लॉट साइज़ होगा, वो लॉट साइज़ आपका बड़ा होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप ये होमवर्क में सारी चीज़ें कर लो, उसके बाद कुछ दिक्कत आएगी तो संडे को डाउट सेशन लेने के लिए मैं हूँ, आप मुझसे पूछना, लेकिन पहले करना, उसके बाद ही पूछना। ये नहीं कि लेते आना, सर बताइए, नहीं आता है पहले खुद से करना, उसके बाद हमसे पूछना। ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।